हेलो एवरीवन। तो बहुत टाइम बाद मौका मिला ग्राम विकास अधिकारी के साथियों के लिए कोई भी डेटा बनाने का। इट टुक टाइम, आई एम सो सॉरी। प्रॉमिस करके चली गई थी पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिनको निभाना था, बहुत सारी बीच में शादियां भी थी और एक्स वाई जेड बहुत सारे काम। नाउ आई एम हियर। आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट डिमांड थी कि ना गरीबी और बेरोजगारी पे और इनफैक्ट एक अकाल और सूखा पे बना दीजिए, उसका हमें डेटा कहीं मिल नहीं रहा है। तो आज मैंने कम से कम 15 से 20 तो वीडियोस देखे, बहुत सारे कंटेंट को रेफर किया इंटरनेट पे, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को देखा, आर्थिक समीक्षा को फिर से पढ़ा और उन सब का सार जो है वो अगली कुछ 15-20 स्लाइड्स में आपको नजर आएगा। ये मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं मैं कहूँगी काफी कम है, जीरो तो नहीं कह सकती। पर मैंने कोशिश की है कि मैं जहां जहां से जो भी मटेरियल मिल पाए उसको एक जगह इकट्ठा कर पाऊँ। उस आगे बढ़ने से पहले आप सभी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वालों और इनफैक्ट भावी ग्राम विकास अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने आर्थिक समीक्षा के 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप प्लीज उनको रेफर कर लीजिए। उनका लेटेस्ट पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। दूसरा, करंट अफेयर्स का वीडियो डाल रखा है। तीसरा, मैंने मैथ्स के 4-5 वीडियो बना रखे हैं जिनमें बहुत ही स्टार्ट बेसिक लेवल से शुरू कर रखा है, परसेंटेज के क्वेश्चंस और जो इसके होते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न, और वो मैंने सच्ची में हिंदी में पढ़ा रखा है। सो आई एम श्योर आपको उससे हेल्प मिलेगी। मैंने अनुपात समानुपात भी पढ़ा रखा है। आपकी सहूलियत के लिए मैं ऐसा काम कर सकती हूँ कि उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आप कहें तो ग्राम विकास अधिकारी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उनमें भी उन वीडियोस का लिंक डाल देती हूँ। आप उनको देखोगे तो सर्टेनली आपको हेल्प मिलेगी। एक बीच में दीपेश सर ने मेरी हेल्प की थी, उन्होंने 2 वीडियोस बनाए थे बजट पे, उनका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। इनफैक्ट उनको बोल दूंगी कि ना वो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दें बजट की समरी का, तो उससे भी आपको हेल्प मिलने वाली है। आपको अधरजूल में नहीं छोड़ूंगी। आपके सफलता की साथी बनने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसको अच्छे से पास कीजिए, मेंस तक भी साथ बने रहेंगे। इवन अगर मेरी ज्वाइनिंग भी आ जाती है तो भी हम साथ बने रहेंगे। तो चलो अभी और ज्यादा बात ना करके सीधे स्टार्ट करते हैं। ये है बेरोजगारी और दरिद्रता। तो हम पहले शुरू करेंगे बेरोजगारी से। बेरोजगारी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेरोजगारी की परिभाषा ये है कि काम करने का इच्छुक व्यक्ति जिसके पास दक्षता भी है, क्षमता भी है, और उसको यदि काम नहीं मिले, उसकी उम्र हो 15 से 64 वर्ष के बीच में। 15 से नीचे क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 14 वर्ष तक के बच्चों से काम करवाना तो वैसे भी हम जानते हैं बाल श्रम कहलाता है। तो 14 वर्ष से ऊपर, तो 15 से शुरू होगा, 64 वर्ष तक के व्यक्ति जिनको न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में काम करने वाले व्यक्ति यानी कार्यशील जनसंख्या का अनुपात था 43.60%, और जबकि यही अनुपात पूरे भारत में कितना था, 39.79%। आई रिपीट, राजस्थान में था 43.6% और भारत में था 39.79%। कई जगह आपको 39.8% दिखेगा क्योंकि वो उसको लास्ट की 2 डिजिट को समराइज कर रखा है। इस प्रकार से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा था, 11वां स्थान था। मैं 2011 की जनसंख्या की बात कर रही हूँ। श्रम बल की डेफिनेशन मैंने आगे भी लिखी हुई है। श्रम बल में भी 15 से 64 वर्ष तक का एज ब्रैकेट जो है कंसिडर किया जाता है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जो है वो प्रतापगढ़ में है, और सबसे कम कार्यशील जनसंख्या, आई एम सॉरी, सीकर से पहले भी जयपुर है। सबसे कम कार्यशील जनसंख्या यानी वो जयपुर में, उसके बाद में सीकर का नंबर आता है। ऐसा क्यों है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ये डेटा कौन बनाता है, तो एनएसओ या एनएसएसओ द्वारा के डेटा बनाया जाता है या जारी किया जाता है। लेट्स सी, पहले परिभाषाओं को समझते हैं कि कार्यकारी जनसंख्या होती क्या है, श्रम बल किसको कहते हैं और कार्यबल क्या है। कार्यकारी जनसंख्या वो व्यक्ति हैं जो 15 से 64 वर्ष के हैं, स्वस्थ हैं, उनमें कार्य करने की योग्यता भी है और क्षमता भी है। ऐसे सभी व्यक्तियों के समूह को कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है, यानी दे आर एलिजिबल टू वर्क, यानी ये काम करने लायक व्यक्ति हैं। ठीक है। अब इनमें श्रम बल कौन सा है, श्रम बल में एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन आ जाती है। वो ये है कि व्यक्ति 15 से 64 साल का हो, यानी सेम ये किए, फिर स्वस्थ व्यक्ति हो, कार्य करने की योग्यता भी रखता हो, क्षमता भी रखता हो, लेकिन उसमें कार्य करने की इच्छा भी, यानी विलिंगनेस टू वर्क है। इनमें जरूरी नहीं कि विलिंगनेस टू वर्क हो, ये तो कार्य करने के लिए उपयुक्त संख्या है, लेकिन ये वो लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं, तो इनको कहेंगे हम श्रम बल।
फिर कार्यबल कौन होगा, यानी वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होगी, वो वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग फोर्स कौन है, वो है कि वो व्यक्ति जो कि 15 से 64 साल के हैं, स्वस्थ हैं, कार्य करने की योग्यता रखते हैं, क्षमता भी है, उनमें कार्य करने की इच्छा थी और उनको रोजगार भी मिल गया। इस रोजगार में सभी प्रकार के रोजगार शामिल होंगे, निजी क्षेत्र के भी रोजगार शामिल होंगे, स्वरोजगार भी शामिल होगा और संगठित क्षेत्र का भी रोजगार शामिल होगा या सार्वजनिक क्षेत्र का भी। यानी कोई भी आदमी जो किसी प्रकार से अपनी आजीविका चला रहा है, कमा करके चला रहा है, उसको कहा जाएगा वो कार्यबल है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन सारी डेफिनेशन को देखते हुए कि तो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी वो है कि पूरे श्रम बल में से कार्यबल घटा दो, यानी वो व्यक्ति जो कि काम करना चाहते हैं, 15 से 64 साल के हैं, स्वस्थ हैं, काम करने में योग्यता और दक्षता दोनों है, फिर भी वो उस कार्यबल में शामिल नहीं है, यानी उनको काम नहीं मिला है, नहीं मिला है तो वो लोग बेरोजगार हैं। अब वापस इधर आते हैं, बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, ये सेम वही बात, 15 से 64 साल के व्यक्ति जो स्वस्थ हैं, योग्य हैं, क्षमता है, इच्छा भी है, लेकिन फिर भी उनको न्यूनतम वेतन पर भी रोजगार नहीं मिल पाता है, वो व्यक्ति कहलाते हैं बेरोजगार या बेरोजगारी की परिभाषा में शामिल होते हैं। ये सारी सारी बातें क्यों कही गई हैं कि कई बार सीधे सीधे परिभाषा पे सवाल आ जाता है, सीधे सीधे परिभाषा पूछ लेते हैं, तो यदि परिभाषा पूछने तो एक कॉन्सेप्चुअल टॉक होनी जरूरी है। मैं इसका पीडीएफ आपके साथ अभी कुछ समय बाद में ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। फिर आता है बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। हमने बेरोजगारी में देखा 15 से 64 साल के व्यक्ति काम करने की योग्यता रखते हैं, दक्षता रखते हैं, स्वस्थ हैं और उनमें इच्छा है काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, कारण बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ कारण यहाँ लिखे हुए हैं। एक तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, दूसरा ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थिति हमारी अनुकूल नहीं है, तीसरा भूमि सुधारों का क्रियान्वयन भी थोड़ा कम किया गया है, उसकी वजह से हम देख पाते हैं कि ना कृषि में भी लोग जो है ना वो उतना अच्छा रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, सरकारी कार्यक्रमों का धीमा क्रियान्वयन, योजनाएं तो बहुत सारी आती हैं, जैसे मुद्रा स्कीम आई, संकल्प आई, स्ट्राइड आई, स्टैंड अप इंडिया आई, जाने कौन कौन सी योजनाएं आई, लेकिन उनका क्या इतना उस ग्राउंड रूट पे, ग्राउंड लेवल पे कार्यक्रम हो पाया, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता, सामाजिक सेवाओं में क्या आती हैं, वो सारी सारी हेल्थ केयर स्कीम्स, एजुकेशन की स्कीम्स, उन सब की अपर्याप्तता, मैं नहीं कहूँगी, इसको कहा जाएगा अल्प पर्याप्तता, यानी जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी कम है। फिर स्वरोजगार वर्सेस सरकारी रोजगार, तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी रोजगार मिले, स्वरोजगार के लिए प्रयास भारत में थोड़े कम हैं, इसके लिए एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, लेकिन दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन, तो पीपल ऑल प्रेफर कि उनको सरकारी रोजगार मिले। फिर हम बात करते हैं कि कार्यशील जनसंख्या या कार्यबल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो इसमें अग्रणी जो राज्य है राजस्थान, अग्रणी जो जिला है राजस्थान में वो है प्रतापगढ़ और बाद में आता है चित्तौड़गढ़। इसमें कितने परसेंट पॉपुलेशन, तो 55.46% लोग जो हैं वो कोई ना कोई काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसमें पिछड़े हुए जिले कौन से हैं, वो हैं जयपुर और सीकर। बहुत ही स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग सी बात है कि जयपुर और सीकर क्यों पिछड़े हुए हैं। देखिए, जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर पॉपुलेशन को काम मिल पाने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाती हैं। हम जानते हैं जयपुर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा पॉपुलस सिटी है, बीइंग कैपिटल टाउन, तो उसकी वजह से इसमें सिर्फ 37.20% लोग ही हैं जो कार्यशील जनसंख्या में आ रहे हैं, यानी उनके पास काम है। और इसी प्रकार से सीकर भी बहुत पॉपुलस है, तो वहां पे भी 37.09% लोग हैं। नेक्स्ट है, अगर हम राज्य का डेटा देश के डेटा के साथ में कंपेयर करते हैं, तो जो राज्य की जो कार्यशील जनसंख्या यानी कार्यबल है, वर्क फोर्स है, वो है 43.60% और इंडिया का है 39.79%। एक्यूरेसी तो है 39.79% की ही, कई जगह आपको 39.8% भी मिल सकता है जो कि राउंड ऑफ किया हुआ होगा। अब इसका राज्य का स्थान हम देख चुके हैं, 11वां स्थान है। राज्य का वैसे देखा जाए कि महिलाओं का और पुरुषों का कितना है, तो महिलाएं 35.42% ऐसी हैं जो कार्य बल में आती हैं और 51.47 पुरुष कार्यबल में आते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ना 43.60 ही क्यों, बाकी कहाँ गए, तो प्लीज हमें ये सोचने की जरूरत है कि 15 से लेकर 64 साल तक के व्यक्तियों को हम काउंट कर रहे हैं। कई ऐसे होंगे जो 15 से लेकर के 22 साल की एज ब्रैकेट में हैं और अभी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो 58 पे 59 पे रिटायर हो चुके हैं, वो भी तो इसमें कैलकुलेट नहीं होंगे। तो ये जो 51.47 है या इनफैक्ट ओवरऑल 43.60 है, ये भी मैं ये नहीं कहूंगी कि नकारात्मक है, ये भी काफी
सकारात्मक पहल है, और जब हम भारत से इसका कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रही है राजस्थान सरकार इस मामले में। भारत का देखते हैं तो भारत का 39.79, आई एम रिपीटिंग। भारत में ओवरऑल महिलाएं कितनी हैं, तो देखिए हम 35 है, वो 25 है। आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो शायद याद हो जाएगा। पुरुषों में भी हम 51.47, वो 53.26%। मैक्सिमम कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कार्यबल सबसे ज्यादा है, दैट इज फर्स्ट इज हिमाचल, सेकंड इज सिक्किम। जितना छोटा राज्य, जितनी कम पॉपुलेशन, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं एब्जॉर्ब हो पाने की एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर मिनिमम कहाँ है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने कम मौके। तो मिनिमम जो कार्यबल है वो है उत्तर प्रदेश में और बाद में बिहार में। अगला है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, PLFS, दिस इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये 2017 से शुरू किया गया था। ये लेबर फोर्स के बारे में NSO के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। इसको हिंदी में कहते हैं आवधिक श्रम बल सर्वे। ये बताता है कि बेरोजगारी की स्थिति कैसी है, देश में कितने प्रतिशत लोगों के पास रोजगार है, महिलाओं के पास है। तो बेरोजगारी दर उन्होंने 2000 पहली जो रिपोर्ट आई उसमें कहा 6.1% भारत में बेरोजगारी दर है, 6.1%। 2018-19 के लिए उन्होंने कहा कि 5.8% हुई, यानी 0.3% कम हो गई। अब ये 0.3 याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रख लेना कि अभी तक 3 सर्वे आए हैं, तो 3 है तो 0.3% कम है पहले दूसरे में, और फिर दूसरे से तीसरे के बीच में एग्जैक्टली 1% का डिफरेंस है। तो दैट इज 5.8% फॉर 2018-19, और 2019-20 के लिए 4.8% है। नया डेटा आया नहीं है, नया डेटा आएगा तो बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही आएगा, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा लोगों के रोजगार गए हैं, उनका आजीविका छिन गई है, तो ये बहुत ही भयानक आने वाला है, मे गॉड फॉरबिड है। फिर है LFPR। ये LFPR क्या है, श्रम बल भागीदारी अनुपात, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो श्रम बल का हिस्सा हैं, और वो एक मतलब उनकी जो काउंटिंग है वो भारत की GDP में यानी इकोनॉमिक में एम्ब्रेला के अंदर आ जाती है, दैट इज 40.1%। महिला बेरोजगारी दर कितनी है, वो है 42%। दिस इज वेरी शॉकिंग। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार, मैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बात कर रही हूँ, ये आर्थिक समीक्षा राजस्थान की है। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार राजस्थान में संगठित क्षेत्र में जो रोजगार हैं, संगठित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी ऐसे लोग, ऐसा सेक्टर जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, और ये लोग जो हैं उन रजिस्टर्ड है, ये जो फर्म है ये रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, तो एक मतलब कानूनों का पालन करती है। तो राजस्थान में संगठित क्षेत्र में टोटल कितने रोजगार हैं, वो है 14.6, यानी 14,06,000, 14,06,000। और सार्वजनिक क्षेत्र में इनमें से कितने हैं, तो 9.88 लाख, यानी 10 लाख में से 12,000 कम। और निजी क्षेत्र में कितने हैं, 4,18,000 व्यक्ति जो है निजी क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनफैक्ट सरकार के किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछने का जो सबसे अच्छा साधन है वो इकोनॉमिक सर्वे है, और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। फिर है बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बेरोजगारी बहुत प्रकार की होती है। यहाँ मोटे तौर पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बेरोजगारी के 7 प्रकार हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला है संरचनात्मक। संरचनात्मक मतलब होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल यानी मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई नई तकनीक आ गई, जैसे हैंडलूम वाला था, अब कोई बहुत बड़ा हैंडलूम का कारखाना यदि पावर लूम में कन्वर्ट होता है, तो यानी उसने नए तकनीकी का उन्नयन कर लिया, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिर यदि कोई इकाई में संकुचन हुआ, विस्तार हुआ, या वो इकाई यहाँ से उठ करके ट्रांसफर हो गई, जैसे कि मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, हीरो होंडा की फैक्ट्री गुड़गांव से ट्रांसफर होकर के रुद्रप्रयाग में चली गई थी, तो उसकी वजह से गुड़गांव के जो लोकल वर्कर्स थे जो वहां काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। तो जब इस प्रकार की स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो बेरोजगारी आती है उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अगली है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, यानी ये होती है लेकिन दिखती नहीं है। फॉर इंस्टेंस, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है, एक आदमी का 10 बीघा का खेत है, और उस यदि वो ये कहे कि मैं इसमें से घर का कोई भी आदमी काम नहीं करेगा और मैं बाहर से 3 मजदूर ला करके सारा काम करवा सकता हूँ, तो यानी सिर्फ 3 व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता थी इस पूरे काम को करने के लिए। लेकिन वो 3 मजदूरों की बजाय यदि घर के 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं उसमें, और सारे दिन वो खेती का ही काम करते हैं, तो ये 2 व्यक्ति जो हैं एक्स्ट्रा हैं, इनकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो एक्स्ट्रा व्यक्ति हैं यदि इनको हटा लिया जाएगा तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं प्रच्छन्न, दिखती नहीं है लेकिन होती है।
तो यानी आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का किसी भी संगठन में या किसी भी क्षेत्र में काम करना, जिनके उन हट जाने की वजह से भी कोई प्रोडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल या घर्षणात्मक। अब घर्षण कब होता है? घर्षण तब होता है जब कोई टसल होती है, यानी कोई मुश्किल होती है। मुश्किल क्या है? जब बाजार की दशाओं में परिवर्तन हो जाए, नए रोजगार की तलाश में आप मौजूदा काम को छोड़ दें, किसी उद्योग की मांग अचानक कम हो जाए। तो ये जो ऐसे काम होते हैं, ऐसे कामों के कारण जो बेरोजगारी पैदा होती है, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, ये स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो लोग स्किल्ड हैं वो अपना एक नया काम ढूंढ लेंगे। और ये अक्सर कहाँ मिलती है? विकसित देशों के अंदर मिलती है। फिर है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब, जैसे आपने ना, जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं वो देखते हैं कि प्याज खोदने वाले जो बंजारे आते हैं प्याज खोदने के लिए, जो लोग भी खेतों में काम करने वाले मजदूर आते हैं, वो कुछ 2 महीनों के लिए ही काम करते हैं। ऐसे ही वो बुआई के टाइम पे आते हैं, या फिर कोई हार्वेस्टिंग के लिए कोई भी काम कर रहा है, या ऊन के क्षेत्र में काम करने वाले, ऊन के कपड़े के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, या आप जानते हैं जो तिब्बती आते हैं और वो आकर के मेला लगाते हैं और उसमें सामान बेचते हैं, तो उनको काम करने के लिए कितने महीने मिलते हैं? 3-4 महीने मिलते हैं, बाकी 8-9 महीने वो कुछ और काम करते हैं या फिर शायद बेरोजगार रहते हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अल्प रोजगार या जरूरत से या क्षमता से कम काम करना, उसको कहा जाता है अल्प रोजगार। यानी आप अवेलेबल तो हैं पूरे 10 घंटे काम करने के लिए, 8 घंटे काम करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ हाफ डे के लिए कोई आदमी बुलाए कि मेरे को ज्यादा काम नहीं है, तो सिर्फ आधे घंटे के लिए आ जा, आधे दिन के लिए आ जा, और आधे दिन के लिए मैं तेरे को आधी, तो वो ना तो पूरे दिन का काम करने लायक रहा, ना वो उसको पूरी सफिशिएंट सैलरी मिल पाती। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को भी अल्प रोजगार या बेरोजगारी के अंदर कंसिडर किया जाता है। फिर है ऐच्छिक बेरोजगारी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कुछ लोग ना बचपन से ही सेटिस्फाइड टाइप की प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कुछ लोग कोई काम नहीं करते और वो करना भी नहीं चाहते, वो अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि जो मेरे पास जितना भी है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, जो मिल रहा है वो काफी है। तो ऐसे लोगों की बेरोजगारी को कहा जाता है ऐच्छिक बेरोजगारी। ये जनरली ना कल्चर की वजह से आती है। जैसे कई ट्राइब्स में कल्चर है कि पुरुष कोई काम नहीं करते, महिलाएं सारा काम करती हैं। या फिर आप देखेंगे कि ना, जिन क्षेत्रों में भी शिक्षा नहीं आई है, प्रचार प्रसार नहीं हुआ है शिक्षा का, तो वो लोग अपने अपनी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है अनैच्छिक। अनैच्छिक में क्या आएगा कि यदि वर्तमान प्रचलित दर पर काम न मिले तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी चाह नहीं रहे हैं वो, लेकिन उनको उतना काम ही नहीं मिल पा रहा है। फिर बेरोजगारी मापने का तरीका क्या हो? इसके लिए 1970 में एक भगवती समिति बनी थी। इस समिति ने कहा कि 3 प्रकार से हम बेरोजगारी नाप सकते हैं। एक तो होगी दीर्घकालिक बेरोजगारी, यानी लंबे टाइम के लिए, तो जनरली इसको सालाना बेरोजगारी भी कहते हैं। सालाना बेरोजगारी। और ये इसका पैमाना क्या है कि यदि 273 से अधिक दिनों के लिए किसी व्यक्ति को साल में काम नहीं मिलता, तो ये कहेंगे पूरे साल ही वो बेरोजगार रहा बेचारा, तो दीर्घकालिक बेरोजगारी है। साप्ताहिक बेरोजगारी इसका अगला पार्ट है। इसमें क्या है कि यदि सप्ताह में एक दिन में 8 घंटे का काम भी नहीं मिलता, तो इसका मतलब आदमी पूरे सप्ताह खाली था, तो उसको कहा जाएगा साप्ताहिक बेरोजगारी। फिर दैनिक बेरोजगारी में क्या है? दिन भर में 4 घंटे का काम भी नहीं मिले, तो वो दैनिक बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी को हम कई बार पढ़ते हैं ना, कुचक्र है। वो क्या है कि आदमी जब बेरोजगार होता है तो वो गरीब होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, आई एम नॉट सेइंग फॉर दोज हु आर बोर्न विद, आई मीन, सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, यानी जो अमीर घरों में पैदा हुए हैं, जिनके पास ठीक ठाक है, मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं साधारण आदमी की बात कर रही हूँ कि साधारण आदमी जो बेरोजगार है, तो वो उसकी स्थिति थोड़ी गरीबी वाली होगी। तो जो आदमी गरीब, बेरोजगारी की वजह से गरीबी होती है, और गरीबी की वजह से आदमी को शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं, पोषण का स्तर कमजोर होता है, और इसकी वजह से वो फिर से बेरोजगार रह जाता है। तो ये दुष्चक्र चलता रहता है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम इस लेवल पे काम किया जाए। आगे चलते हैं, दरिद्रता के कारण क्या है। पहले तो मतलब ये समझिए कि दरिद्रता है क्या। मैं चाहूंगी कि आपको जब भी समय मिले, अभी तो नहीं, अभी तो आपका एग्जाम है, लेकिन आप जब दरिद्रता को डिटेल में पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी के क्लास 9 चैप्टर में, इकोनॉमिक्स चैप्टर में लिखा हुआ है कि दरिद्रता वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति बीमार होने के बावजूद पैसे न होने के कारण इलाज नहीं करवा पाता, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं भेज पाता, या फिर खाने के लिए भी वो जो है बहुत सारी चीजें छोड़ देता है, यानी खाने तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती।
शिक्षा के अच्छे अवसरों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती, तो इनको बोलते हैं ये स्थिति जो है वो दरिद्रता की स्थिति है। हालांकि वो बच्चों को समझाने के लिए काफी अच्छा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बढ़िया लिखा हुआ था। दरिद्रता के कारण क्या है? दरिद्रता वैसे भी है सापेक्षिक होती है। जैसे ऐसा मतलब मान लीजिए आप लाखों रुपए सैलरी कमा रहे हैं महीने की, लेकिन यदि एक आपके सामने बिजनेस टाइकून हो तो उनके सामने आप गरीबी हैं, तो गरीबी और अमीरी जो हो वो सापेक्षिक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इनफैक्ट मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि गरीबी अमीरी ऊंचा नीचा सब कुछ सापेक्षिक है। किसी न किसी के सामने हर व्यक्ति गरीब है, और ईश्वर के सामने तो सच्ची में हर व्यक्ति गरीब है। तो दरिद्रता के कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, आर्थिक विकास की धीमी गति, रोजगार के कार्यक्रमों में व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निम्न शिक्षा या स्किल्स का स्तर, जिसकी वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिलता तो गरीब हो जाते हैं। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का राजस्थान में अभाव, कीमतों में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति, उत्पादन इकाइयों का अभाव, पूंजी का असमान वितरण और भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण। I think these are self-explanatory, nothing to talk about them. Let's go for the next. ये है गरीबी निर्धनता, जिसमें एफ ए ओ का हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है। इसके निदेशक लॉर्ड बॉयड ओर ने कहा कि 2300 कैलोरी पर डे या उससे कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को दरिद्र कहना चाहिए। दरिद्रता के प्रकार कितने हैं? सापेक्षिक दरिद्रता और निरपेक्ष दरिद्रता। सापेक्षिक के मतलब क्या होगा? प्रति व्यक्ति के आय के हिसाब से गणना करेंगे, या आय के स्तर में जो असमानता है उस हिसाब से हम कहेंगे कि आदमी गरीब है या अमीर है। और निरपेक्ष में हम कहेंगे कि कैलोरी उपभोग, कितना कैलोरी उपभोग व्यक्ति करता है उसके हिसाब से, या फिर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या फिक्स्ड स्पेंडिंग पर डे, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि व्यक्ति गरीब है। भारत में दरिद्रता को मापने के दो आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से और न्यूनतम कैलोरी उपभोग के हिसाब से। यदि कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, वैसे इट वाज $1947 और 1.41 लाख रुपीस। हम न्यूनतम कैलोरी के हिसाब से कहते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन जो है उसका उपभोग है, और शहरी क्षेत्र में यदि 2100 कैलोरी पर डे उसका उपभोग है, तो व्यक्ति गरीब नहीं है, यानी उससे नीचे वाले गरीब होंगे। गरीबी की रेखा का मापन एक तरीके से दिया गया है। अब देखते हैं इसके लिए प्रमुख समितियां, उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि इनफैक्ट इसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत बड़ी है कि निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए, या तेंदुलकर समिति के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है, XYZ टाइप्स, है ना। तो पहली समिति थी TD लकड़वाला समिति, ये 1989 में बनी। इन्होंने क्या कहा कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड के हिसाब से आपको बिलो पॉवर्टी लाइन की कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो करते क्या थे? सिंपल सी बात है, वो 30 दिन में पूछ लेते थे आपने कितना पैसा खर्च किया, 30 दिनों में कितना पैसा खर्च किया, उसके हिसाब से गणना की जाती थी। अब सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई 2005 में। इन्होंने कहा कि भाई 30 दिन में खाने पे कितना पैसा खर्च किया, सिर्फ यही क्यों पूछते हो? ऐसा करो, मिक्स करो, 30 दिन का तो पूछो ही पूछो, और 5 ऐसे आइटम्स जो कि आप नॉन रेकरिंग है, मतलब साल में एक बार जिनमें खर्च करते हो, या इनफैक्ट जिनकी पीरियोडिसिटी यानी उनके पुनरावृत्ति होने का समय जो 1 महीना नहीं उससे अधिक है, उनको भी पूछो। तो वो क्या थे? जैसे स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, कपड़ों पे, ड्यूरेबल आइटम्स पे आपने क्या क्या खर्च किया, तो उनको भी कंसिडर करोगे तो आपका एक मिक्स्ड मॉडल बन जाएगा। तो इट वाज MRP, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मॉडल। इसमें ऊपर वाले के साथ में एक्स्ट्रा आइटम्स पूछे गए जो कि साल में एक बार स्पेंड करने होते हैं, वैसे टाइप। जैसे बच्चों की फीस एक बार जमा करा दी, नॉट एवरीबडी गेट्स इल, यानी हर आदमी बीमार नहीं होता हर महीने, तो साल भर में शायद कोई बीमार हुआ, उस पर कितना खर्च किया, तो उस हिसाब से सुरेश तेंदुलकर समिति की रिकमेंडेशन थी। रंगराजन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रंगराजन समिति की रिकमेंडेशन को कहीं ना कहीं आज भी हम लोग मान रहे हैं। ये 2012 में बनाई गई। इन्होंने क्या कहा? MRP मॉडल में एक एक्स्ट्रा M जोड़ दिया। ये मॉडल कहता है कि आप इतना लंबा मत सोचो, मॉडिफाइड कर दिया इन्होंने कि 30 दिन का याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि आदमी ने खाने में क्या क्या खर्च किया। हर 7 दिन से हिसाब लगवा लो उसका, तो 7 दिन में कितना खर्चा किया है आपने, इसकी पीरियोडिसिटी को चेंज कर दिया है। 7 दिन के खर्चे का हिसाब यदि रखा है, पूछा जाएगा, तो उसको रिकॉल करना आसान होता है, तो रिकॉल पीरियड को कम करके 7 दिन कर दिया गया। इस पे बेस्ड मॉडल था।
रंगराजन सर ने ना दो तरीके का मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि कैलोरी पे भी बात करो और पर डे की स्पेंडिंग पे भी बात करो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कहा कि यदि ग्राम में रहने वाला व्यक्ति लगभग 32 रुपए प्रतिदिन खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से उसी व्यक्ति के लिए ये कहा कि यदि वह कैलोरी कंजम्पशन उसका 2155 कैलोरीज है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 2155 कैलोरीज पर डे कंजम्पशन है, तो उस व्यक्ति को गरीब नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि 47 रुपीज पर डे पर व्यक्ति स्पेंडिंग है तो वो गरीब नहीं है। और उसकी ये मंथली तो 30 से 31 से मल्टीप्लाई करके नंबर्स लिखे हुए हैं। उसके लिए जो कैलोरी का नंबर है वो है 2090, यानी 2090 कैलोरी यदि वो कंज्यूम करता है तो वो गरीब नहीं है। ये रंगराजन सर की रिकमेंडेशंस थी। इसकी समिति के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए थे और आउटकम्स को हम सबको याद करना चाहिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि 1 out of 3 इज बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी हर 3 में से एक आदमी गरीब है। तो वो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनके रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो गरीबी थी उस समय दैट वाज 29.5%, यानी ऑलमोस्ट 30%। 30% का मतलब 10 में से 3, वो एक बात हो गई, ऑलमोस्ट 3 में से 1। तो हर तीसरा व्यक्ति 10 में से जो है वो गरीब था उनके हिसाब से, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच में, ये वही पीरियड है जो सर की रिपोर्ट के साथ में था, राज्य में भारत की तुलना से राज्य में निर्धनता का अनुपात कम हुआ है। याद रखिएगा, कम हुआ है। कितना कम हुआ? शहरी में तो 9.2% घटा, लेकिन ग्रामीण में 11.3% बढ़ गया, बट ओवरऑल घटा था। अब बात करते हैं रंगराजन समिति हमारे राज्य के लिए स्पेसिफिक सिफारिशें उनकी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 1035.97 रुपीज कमा रहे हैं वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और ऐसे कितने लोग थे राजस्थान में? राजस्थान में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे 31.9%, विच इज वेरी बिग नंबर। 31.9% लोग गरीब थे। रंगराजन समिति की रिपोर्ट फॉर राजस्थान। शहरी क्षेत्र के 38.5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं रंगराजन सर की रिकमेंडेशंस के अनुसार। तो ओवरऑल जो गरीबी है राजस्थान में, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से है 33.5। प्लीज रट्टा मार लीजिए, रंगराजन सर की रिकमेंडेशन के हिसाब से राजस्थान में 1/3 लोग, शार्प 1/3 लोग जो हैं वो गरीब हैं, यानी हर 3 में से एक आदमी। अब बात करते हैं इसके बाद में भी कुछ बना क्या। हाँ, एक कमेटी और बनी थी, वो श्री अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में बनी थी। उसका नाम था अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। पनगड़िया टास्क फोर्स, उसकी रिकमेंडेशन मानी भी नहीं गई और इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर कि दे आर इन प्लेस और नॉट, बट यस, a committee was formed, a task force was formed. Let's see next. योजनाएं कौन कौन सी हैं निर्धनता निवारण हेतु? तो निर्धनता निवारण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं यहाँ इनके नाम ही लिख रही हूँ खाली, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपके पास कोई न कोई बुक होगी, गाइड होगी, जिसके अंदर सरकार की सारी योजनाएं मेंशन है। स्टिल नहीं हो तो बता देना, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगी। एम्पावर स्कीम, दैट इज मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान में गरीबी शमन योजना, ये इफाड के नेतृत्व से चल रही थी, इफाड के सहयोग से चल रही थी। फिर है महिला स्वयं सिद्धा योजना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए थी। फिर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट गारंटी योजना, ये भी कोविड के टाइम पे ही आई है, 50,000 रुपए तक का लोन दे देगी सरकार बिना रहन के। मनरेगा, इसको तो मतलब ये तो रामबाण साबित हुई है हर एक क्राइसिस के टाइम पे। तो मनरेगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड ये तो आपको याद होगी आई एम श्योर। अक्षत कलेवा योजना, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें हम कहते हैं ना कि लोगों को फ्री में अनाज मिलेगा, वो वाली स्कीम। उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर्स फ्री दिए, कनेक्शन, गैस कनेक्शन फ्री दिए गए थे, सब्सिडाइज सिलेंडर्स दिए गए थे। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, राष्ट्रीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृता सेल्फ हेल्प ग्रुप पुरस्कार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज IRDP, प्रोबेबली पहला प्रोग्राम था पॉवर्टी मिटिगेशन के लिए। फिर है योजनाएं जो रोजगार हेतु चलाई गई। हम जानते हैं कि रोजगार नहीं, बेरोजगारी, बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे की बहन होती हैं, साथ साथ चलती हैं हमेशा।
तो एक को खत्म करो दूसरी खत्म हो जाएगी, या इसको खत्म कर दो ये खत्म हो जाएगी, इसको खत्म कर दो ये खत्म हो जाएगी। तो जो योजनाएं रोजगार के लिए हैं, आप उनको बड़े क्वेश्चन के लिए अगर कभी करें तो आप उनको गरीबी शमन के लिए भी याद कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना, युवा संबल योजना, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट की थी 2019 में, और इसमें शायद अभी 4000 और 4500 रुपीज दिए जा रहे हैं फॉर ऑल मेन हु आर बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज और उनकी जॉब नहीं लगी अभी, रजिस्टर्ड है। एंड दिस इज फॉर वुमेन एंड एलबी, जो स्पेशली नेबल्ड लोग हैं उनके लिए। फिर राजस्थान कौशल पोर्टल योजना, जिसके अंदर स्किल की मैपिंग और एम्प्लॉयर्स की डिटेल्स दी गई है। फिर मॉडल करियर सेंटर्स, फिर RSLDC जो है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, इसके अंदर चलने वाले सारे प्रोग्राम्स। फिर स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान यानी सक्षम। फिर रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, इसका नाम है संकल्प। ये केंद्र सरकार की योजना है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने आर्थिक समीक्षा पढ़ रही थी कि इससे संबंधित, श्रम से संबंधित या इनफैक्ट रोजगार से संबंधित क्या खास दिया गया है। तो ये एक सेक्शन था जो बहुत अच्छा था। कौशलपूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कुछ नवाचार किए गए हैं। ये नवाचार शायद पूछे जा सकते हैं। तो था रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, फिर प्रत्यक्ष मनोनयन प्रक्रिया, भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को मुख्य धारा में लागू करने हेतु विशेष योजनाएं। ये तो मेरे ख्याल से सभी को देखना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, सरकार का बहुत ही शानदार कदम था। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर हेतु कौशल प्रशिक्षण। तो ये वो सारे कार्यक्रम हैं जो सरकार ने कौशल का विकास के लिए, इनफैक्ट इनडायरेक्टली बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए नवाचार किए हैं। और ये हमारे आर्थिक समीक्षा 2021 में वर्णित थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ डिस्कस नहीं किया, आपको सिर्फ हेडलाइंस बताई हैं। मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आपको आई एम श्योर हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को बनाने के लिए लिटरली मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, एंड आई एम श्योर आपको इससे पक्का हेल्प मिलेगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दे रहा है आपको राजस्थान में, इनफैक्ट इंडिया लेवल पे भी गरीबी और बेरोजगारी का। तो विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल या परसों में एक वीडियो और बनाऊंगी आपके लिए, जिसमें मैंने कहा था कि इनफैक्ट आपकी रिक्वेस्ट थी, आपको चाहिए था वीडियो अकाल और सूखे पर। तो ढूंढती हूँ कहाँ से क्या मिलता है। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो हमारी आर्थिक समीक्षा या सरकार का वेबसाइट होती है, और उसके बाद में कुछ वीडियोस देखूंगी, कुछ देखूंगी PIB की तरफ से क्या निकल करके आया है, फिर वीडियो बनाऊंगी। टाइम लगेगा लेकिन पक्का क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी मेरी गारंटी है। और बाकी सारे वीडियोस जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं उनको मैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल करके लिंक नीचे डाल दूंगी। पढ़ते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मॉक टेस्ट करते रहिए। क्यों? क्योंकि बिना अपनी जांच के आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किधर आपकी वो चल रही है, परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।